हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की कहानी कमलेश्वर जी की लिखी गई है और शीर्षक है चप्पल। कहानी बहुत छोटी सी है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की 7वीं मंजिल पे जाना था मुझे। आईसीयू की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके चला तो मन बहुत दार्शनिक हो गया था। कितना दुख और कष्ट है इस दुनिया में। लगता है एक लड़ाई मृत्यु से चल रही है और उसके दुख और कष्ट को सहते हुए लोग सब एक से हैं। दर्द और यातना तो सिर्फ दर्द और यातना ही है। इसमें इंसान और इंसान के बीच भेद नहीं किया जा सकता। दुनिया में हर माँ के दूध का रंग एक है। खून और आंसुओं का रंग भी एक है। दूध, खून और आंसुओं का रंग नहीं बदला जा सकता। शायद उसी तरह दुख, कष्ट और यातनाओं को भी बांटा नहीं जा सकता। इस विराट मानवीय दर्शन से मुझे राहत मिली थी। मेरे भीतर से सदियां बोलने लगी थी। एक पुरानी सभ्यता का वारिस होने के नाते यह मानसिक सुविधा जरूर है कि तुम हर बार किसी दुर्घटना का दार्शनिक उत्तर खोज ही सकते हो। समाधान शायद ना मिले पर एक अमूर्त दार्शनिक उत्तर जरूर मिल जाता है। और फिर पुरानी सभ्यताओं की यही तो खूबी भी है कि परंपराओं से चली आ रही संतानों को एक आत्मा नाम की अमूर्त शक्ति भी मिली हुई है। और सदियों पुरानी सभ्यता मनुष्य के विशुद्ध विकारों का समन करती रहती है। एक दार्शनिक दृष्टि से जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास कराती हुई सारी विषमताओं को समतल करती रहती है। मुझे मेरे उस मित्र की बात याद आई जिसने संध्या के संगीन ऑपरेशन की बात बताई थी और उसे देख आने की सलाह दी थी। उसी ने मुझे आईसीयू में संध्या के केबिन का पता बताया था। 8वें फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर है और 7वें फ्लोर पे संध्या का आईसीयू। मेजर ऑपरेशन में संध्या की बड़ी याद काट के निकाल दी गई थी और अगले 48 घंटे क्रिटिकल थे। आईसीयू का रास्ता इमरजेंसी वार्ड से जाता था। एक बेहद दर्द भरी चीख इमरजेंसी वार्ड से आ रही थी। पर दर्द भरी चीख तो दर्द भरी चीख ही थी। कोई घायल मरीज असह्य तकलीफ से चीख रहा था। उस चीख से आत्मा दहल रही थी। उस चीख में और दर्द की चीख में क्या अंतर था? दूध, खून और आंसुओं के रंग की तरह चीख की तकलीफ भी तो एक सी ही थी। उसमें विषमता कहाँ थी? मेरा वह मित्र जिसने मुझे संध्या को दिखाने की फर्ज अदायगी के लिए भेजा था, वह भी इलाहाबाद का ही था। वह भी उसी सदियों पुरानी सभ्यता का वारिस था। ठेठ इलाहाबादी मौज में वह भी दार्शनिक की तरह बोलता था। अपना क्या है, रिटायर के बाद गंगा किनारे एक झोपड़ी डाल लेंगे, 8-10 ताड़ के पेड़ लगा लेंगे, मछलियां मारने के लिए एक बंची ले लेंगे, 2-4 मछलियां तो रात तक हाथ आ ही जाएंगी। जब कोई ताड़ी टपकेगी तो उसे फ्रिज में रख लेंगे। फ्रिज में? और क्या, हम मॉडर्न साधु की तरह रहेंगे, मछलियां तलेंगे, खाएंगे, ताड़ी पियेंगे, और क्या चाहिए, पेंशन मिलती रहेगी। और मोह माया क्यों पालें? पालेंगे तो प्राण अटके रहेंगे। ताड़ी और मछली बस। आत्मा ताड़ी पीकर मछली खाकर आराम से प्रस्थान करेगी। कोई दुख या कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन तुम जाकर संध्या को जरूर देख लेना, वो क्रिटिकल है। मेरा मित्र अपने भविष्य के बारे में कितना सुनिश्चित था, यह देखकर मुझे अच्छा लगा था। यह बात सोच सोचकर मुझे अभी तक अच्छा लग रहा था, सिवाय उस चीख के जो इमरजेंसी वार्ड से अब तक आ रही थी और मुझे सता रही थी। इसलिए लिफ्ट के आने में जो देरी लग रही थी वह मुझे खल रही थी। आखिर लिफ्ट आई। 7th फ्लोर, मैंने कहा और संध्या के बारे में सोचने लगा। 2-3 वार्ड बॉय तीसरी और चौथी मंजिल पे उतर गए। 5वीं मंजिल पे फिर लिफ्ट रुकी तो कुछ लोग ऊपर जाने का इंतजार कर रहे थे। इन्हीं लोगों में था वो 5 साल का बच्चा, अस्पताल की धारीदार और कटीली सी कमीज पहने हुए। शायद वो अपने बाप के साथ था। हाँ, बाप ही रहा होगा। वह उसे गोद में उठाए हुए था। उस बच्चे के पैरों में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पलें थी जो गोद में होने के कारण उसके छोटे छोटे पैरों में उलझी हुई थी। अपने पैरों से गिरती हुई चप्पलों को धीरे से उलझाते हुए वो बच्चा बोला, बाबा, चप्पल। उसके बाबा ने चप्पलें उसके पैरों में ठीक कर दी। फिर वार्ड बॉय व्हीलचेयर बढ़ाते हुए बोला, आजा, इसमें बैठेगा। बच्चा हल्के से हंसा। वार्ड बॉय ने उसे हल्के से कुर्सी में बैठा दिया। उसे बैठने में कुछ तकलीफ हुई पर वह कुर्सी के हत्थे पर अपने नन्हे नन्हे हाथ पटकता हुआ हंसता रहा। दर्द का एहसास तो उसे भी था
पर दर्द के कारण का एहसास उसे बिल्कुल नहीं था। वह कुर्सी में ऐसा बैठा था जैसे सिंहासन पे बैठा हो। कुर्सी बड़ी थी, वह छोटा सा। वार्ड बॉय ने कुर्सी को पुश किया, वह लिफ्ट में आ गया। उसके साथ उसके पिता भी आ गए। उसके पिता उसके सर के ऊपर प्यार से हाथ फेरते रहे। लिफ्ट 7 पर हल्के से रुकी, पर मैं नहीं निकला। 2 एक लोग निकल गए वहीं। लिफ्ट 8वें फ्लोर पे पहुंची, जहां ऑपरेशन थिएटर था। दरवाजा खुला तो एक नर्स जिसके हाथ में सारे मरीजों के पर्चे थे, उसे देखकर बोली, आ गया तू? उस बच्चे ने धीरे से मुस्कुराते हुए नर्स से कहा, हाँ। उसकी आंखें नर्स से शर्मा रही थीं और उसकी आंखों में बचपन की मासूम दुधिया चमक थी। व्हील चेयर एक झटके के साथ लिफ्ट से बाहर निकल गई। नर्स ने उसके कंधे में हल्के से थपथपाया, बाबा चप्पल। वह तभी बोल पड़ा, मेरी चप्पल। उसकी एक चप्पल लिफ्ट के पास गिर गई थी। उसके पिता ने वो चप्पल भी उसे पहना दी। उसने दोनों पैर की उंगलियों को सिकोड़कर अपनी चप्पलों को कस लिया। लिफ्ट बंद हुई और नीचे उतर गई। वार्ड बॉय व्हील चेयर को पुश करके ऑपरेशन थिएटर वाले बरामदे की तरफ मुड़ गया। नर्स उसके साथ चली गई और उसका पिता धीरे धीरे उन्हीं के पीछे चला गया। अरे, अब मुझे याद आया कि मुझे तो 7वीं मंजिल पे जाना था। संध्या वहीं है। मैं सीढ़ियों से एक मंजिल नीचे उतर आया। संध्या के डॉक्टर पति ने मुझे पहचाना और आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया। हाथ की पकड़ में मायूसी और लाचारी थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर मैंने कहा, मैं कल ही वापस आया, तभी पता चला। ये एकाएक कैसे हो गया? नहीं, एकाएक नहीं हुआ। ब्लीडिंग तो बहुत पहले से हो रही थी, पर तब कंट्रोल हो गई थी। 15 दिन के बाद फिर होने लगी एक्सेसिव ब्लीडिंग। 4 घंटे ऑपरेशन में लगे एंड यू नो ना, वी डॉक्टर्स आर वर्स्ट पेशेंट्स। सो वो संध्या के बारे में कह रहा था। संध्या भी डॉक्टर थी, या आप तो समझ ही रहे होंगे सब। संध्या को भी एक एक बात का अंदाजा हो रहा होगा। मैंने कहा, वो बहुत करेजियसली बिहेव कर रही है। संध्या के डॉक्टर पति ने बोला, बोल तो सकती नहीं है, पल्स भी गर्दन के पास मिल रही है। आर्टिफिशियल पल्पिटेशन है। एक तरफ देखिए तो उसका सारा शरीर आराम कर रहा है और सारा शरीर आर्टिफिशियल सपोर्ट से चल रहा है। संध्या के डॉक्टर पति मुझे ज्यादातर बातें मेडिकल टर्म में समझा रहे थे और मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। बीच बीच में मैं इधर उधर की बातें भी कर रहा था। आप देखना चाहेंगे? हाँ, अगर पॉसिबल हो तो। आई होप देख सकते हैं। भीतर जाने की इजाजत तो नहीं है, वैसे तो सब डॉक्टर्स फ्रेंड ही हैं, पर नहीं नहीं ठीक है। वो बोल भी नहीं सकती। अ, वैसे आज कॉन्शियस है, कुछ बोलना हो तो लिख के बता देती है, उन्होंने कहा और एक कैबिन की तरफ पहुंचकर इशारा किया। मैंने शीशे की दीवार से संध्या की तरफ देखा। वह पहचान में नहीं आ रही थी। 2 डॉक्टर और नर्स उसे अटेंड कर रहे थे और इतनी सारी नलियां और मशीनें लगी हुई थी कि उसके बीच संध्या को पहचानना मुश्किल था। संध्या होश में थी, डॉक्टर की तरफ देख रही थी। डॉक्टर उसका एक हाथ हिलाते हुए उसे कुछ बता रहे थे। मैंने संध्या को इस हालत में देखा तो मन उदास हो गया। वह कितनी लाचार थी, बीमार थी। बीमारी और समय के आगे आदमी कितना लाचार होता है, कुछ कर ही नहीं पाता। मैंने मन ही मन संध्या के लिए प्रार्थना की। किससे की ये नहीं मालूम। ऐसी जगहों में जाकर भगवान पर ध्यान जाता है और किसी के लिए, सुख के लिए उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेने में भी तो कुछ बुरा नहीं। सिवाय प्रार्थना के, कुछ शब्दों के कुछ नहीं जाता। आईसीयू से हटकर हम बरामदे में आ गए और वहां बैठने के लिए कुछ नहीं था। डॉक्टर के कुछ दोस्त गुच्छे में खड़े अभी बातें कर रहे थे। तो एक और ऑपरेशन होगा संध्या का, संध्या के डॉक्टर पति ने बताया। तभी छोटी आंत को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अरे पहले वो स्टेबलाइज तो हो, फिर रिकवरी का सवाल है। इसमें ही करीब 2-3 महीने लग जाएंगे। इसके बाद तो मैं सोचता हूँ कि ठीक रहेगा। इसके बाद हमने इधर उधर की बातें की। संध्या के संगीन हालत से मैं उनका थोड़ा ध्यान हटाना चाहता था। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था? डॉक्टर के सामने यूं खामोश खड़ा रहना भी तो अच्छा नहीं लगता। यह जताते हुए कि मैं अस्पताल वालों से छुपाकर सिगरेट पीना चाहता हूँ, खिड़की की ओर चला गया। बाहर लू चल रही थी और नीचे कुछ लोग आ जा रहे थे। वो ऊपर से बहुत लाचार और बेचारे लग रहे थे और मेरे मन में सबके लिए शुभ के संदेश, सद्भावना की नदियां फूट रही थी। ऐसे में तुम सोचो, लगता है कि मनुष्य ने मनुष्य के साथ सघन और उदात्त संबंध तो बना लिए हैं, पर ईश्वर के साथ वह ऐसा नहीं कर पाया। मनुष्य अपने ईश्वर को दुख सुख में शामिल नहीं कर सकता। ईश्वर से उसका संबंध सिर्फ दाता और पाता का है। वह देता है और मनुष्य पा लेता है। हुआ ना फिर एक तरफा रिश्ता। फिर अगर तुम ये भी मान लो कि ईश्वर ही मनुष्य को बनाता है, तो उसकी क्षमताओं पर विश्वास घटने लगता है। सृष्टि के आदि से वह मनुष्य को बनाता आ रहा है, परंतु असंख्य मनुष्य बनाने के बावजूद भी वह आज तक एक सहज, संपूर्ण और मुकम्मल इंसान नहीं बना पाया।
कुछ कमी तो ईश्वर की व्यवस्था में भी है। हो सकता है कि उसका आदि कलाकार या कुंभकार उसे मिट्टी सप्लाई करने में कुछ घपला करता हो। इस रहस्य का पता कौन लगाएगा? रहस्य ही तो रहस्य को जन्म देता है। शायद इसलिए मनुष्य ने ईश्वर को रहस्य ही रहने दिया। जो सत्ता या शक्ति विश्वास की नोक पे खरी ना उतरे उसे रहस्य बना देना ही बेहतर है। और किया भी क्या जा सकता है? लू के एक थपेड़े ने मेरा मुंह झुलसा दिया। डॉक्टर अपने चिंताग्रस्त शुभचिंतकों के घेरे में था। ब्लड प्रेशर गिर रहा है। आईसीयू के डॉक्टर और नर्सों की आमद पड़ गई थी। उससे लग रहा था कि कोई कठिन परिस्थिति सामने है। कुछ देर बाद पता चला कि निडिल कुछ ढीली हो गई थी। उसे ठीक कर दिया गया है और बीपी भी अब ठीक से रिकॉर्ड हो रही है। मौत से लड़ना कोई आम बात नहीं है। ईश्वर ने तो मौत पैदा की है, पर मौत मनुष्य भी पैदा करता है। एक तरफ जीने के लिए लड़ता है, दूसरी तरफ मौत को बांटता है। यह द्वंद तो जीवन है। यह द्वंद और द्वेद ही जीवित रहने की शर्त है। सिगरेट से मुंह कड़वा हो गया था। लू वैसे ही थपेड़े मार रही थी। सीमेंट के पलस्तर का दहकता चिलचिला तालाब मेरे सामने फैला हुआ था। कोई एक आदमी जलते नंगे पैरों से उसे पार कर रहा था। चिंता जब थोड़ी छटी तब मैंने लिफ्ट की तरफ देखा। डॉक्टर साहब भी समझ गए। आपको 2.5-3 घंटे हो गए ना? क्या क्या काम छोड़कर आए होंगे आप। और हम लिफ्ट की ओर बढ़ गए। लिफ्ट आई, पर ऊपर जा रही थी। डॉक्टर साहब को मेरी खातिर रुकना ना पड़े इसलिए मैं लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट 8 फ्लोर पे पहुंची। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, पर स्ट्रेचर था और 2-3 लोग। स्ट्रेचर भीतर आया, उसी के साथ लोग भी। स्ट्रेचर पर चादर पर लिपटा बच्चा पड़ा हुआ था। वह बेहोश था। वह ऑपरेशन के बाद लौट रहा था। उसके गालों और गर्दनों की रेशमी रोए पसीने से भीगे हुए थे। माथे के बाल भी पसीने के कारण चिपके हुए थे। उसका पिता एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़े हुए था। ग्लूकोज की सुई की नीडिल उसकी थकी हुई और दूध भरी बाहों की धमनियों में लगी हुई थी। उसका पिता लगातार उसे देख रहा था। वह शायद माथे में चिपके हुए पसीने के कारण बालों को हटाना चाह रहा था, इसलिए उसने अपना दूसरा हाथ ऊपर किया। पर उस हाथ में बच्चे की चप्पलें उसकी उंगलियों में उलझी हुई थी। वह छोटी छोटी सी नीली हवाई चप्पलें। मैंने बच्चे को देखा, फिर उसके निरह बाप। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, क्या हुआ? पिता थोड़ी देर चुप रहा। इसकी इसकी टांगे कट गईं। वार्ड बॉय ने पिता की मुश्किल हल कर दी थी। क्या हुआ था इसे? मैंने जैसे उसके पिता से ही पूछने के लिए ये प्रश्न किया। उसके होंठ कुछ बुदबुदाए। फिर वो एक पल के बाद बोला, जांघ की हड्डी टूट गई थी, इन्फेक्शन था। मैंने पूछा, चोट लगी थी? नहीं, सड़क पार कर रहा था, एक गाड़ी ने मार दिया। वह बोला और मेरी तरफ ऐसा देखा जैसे टक्कर मारने वाली गाड़ी मेरी ही थी। फिर वह बीत राग होकर अपने बेटे को देखने लगा। 5वीं मंजिल पे लिफ्ट रुकी। बच्चों का वार्ड इसी मंजिल पे था। लिफ्ट में आने वाले कई लोग थे। वो सब स्ट्रेचर के निकलने का इंतजार बेबसी से कर रहे थे। वार्ड बॉय ने झटका देकर स्ट्रेचर निकाला तो बच्चा बोरी की तरह हिल गया। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, धीरे से। ये तो बेहोश है, इसे क्या पता? स्ट्रेचर को बाहर पुश करते हुए वार्ड बॉय ने मुझसे कहा। उस बच्चे का पिता खुले दरवाजे से टकराता हुआ बाहर निकला। एक नर्स ने उसके एक हाथ से ग्लूकोज की बोतल पकड़ ली। लिफ्ट के बाहर पहुंचते ही उसके पिता ने उसकी दोनों नीली छोटी हवाई चप्पलें वहीं कोने में फेंक दी। फिर कुछ सोचकर, शायद उसका बेटा होश में आते ही चप्पल मांगेगा, शायद ये सोचकर पहले एक चप्पल उठाई, फिर दूसरी भी उठा ली और स्ट्रेचर के पीछे वार्ड की ओर चला गया। मुझे नहीं मालूम कि उसका बेटा जब होश में आएगा तो पहले क्या मांगेगा, चप्पल मांगेगा या चप्पल को देखकर अपने पैर